हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रक्षेप तथा दृश्य, प्रोजेक्शन एंड व्यू के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक इस वीडियो को में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रक्षेप तथा दृश्य से पूछे गए सारे क्वेश्चन। दिए गए मशीन के घटक का किस प्रकार का दृश्य निरूपित किया गया है? दोस्तों, ये जो मशीन का घटक है इसमें किस प्रकार का दृश्य निरूपित किया गया है ये हमको बताना है। दोस्तों, ये जो दृश्य निरूपित किया गया है इसे हम बोलते हैं लंबकोणीय दृश्य। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए मशीन के घटक से स्पष्ट है कि यह लंबकोणीय दृश्य निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो होती है इनफिनाइट, मतलब अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू दृश्यों की संख्या अनंत होती है। किसी झुकी हुई सतह का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य, जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है, को आमतौर पर आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक झुकी हुई सतह का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य, जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है, की आमतौर पर आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तृतीयकोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? दोस्तों, तृतीयकोण प्रक्षेपण के लिए जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेपण का तल जो होता है ये वस्तु और प्रेक्षक के बीच क्या होता है? स्थित होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तृतीयकोण प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण का तल मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ना, ये वस्तु और प्रेक्षक के बीच में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का डैश कहा जाता है। दोस्तों, यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का क्या कहा जाता है? तो वस्तु का कहा जाता है प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन कहा जाता है। यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है, तो समतल पर प्राप्त आकृति को हम क्या बोलते हैं? वस्तु का प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं डैश पर क्षैतिज में दर्शाई जाती है। दोस्तों, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो है वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं कैसे खींची जाती है? लंबवत खींची जाती है। और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं जो है ये 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज में दर्शाई जाती है। किस पर? 30 डिग्री के कोण पर। दोस्तों, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं 30 डिग्री पर क्षैतिज दर्शाई जाती है। त्रिआयामी सममिति दृश्य बनाने में ये कोण बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे क्यूब हो गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डैश प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो एक कौन सा प्रक्षेपण है जो एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है? तो इसे हम बोलते हैं कैविलियर प्रक्षेपण। क्या बोलते हैं इसे हम? कैविलियर प्रक्षेपण। कैविलियर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण होता है जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। दोस्तों, कैविलियर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। इस प्रक्षेपण में किनारा तल और चित्र तल दोनों 45 डिग्री कोण पर तिरछे होते हैं। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए
न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? दोस्तों किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम जो है 2 दृश्य बताने पड़ते हैं। कितने? 2 दृश्य। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम 2 दृश्य, ऊपरी दृश्य और सम्मुख दृश्य की आवश्यकता पड़ती है। परंतु कुछ वस्तुओं की आकृति जटिल होने के कारण उनका 3 दृश्य बनाया जाता है। कौन कौन सा? ऊपरी दृश्य भी बनाया जाता है, सम्मुख दृश्य भी बनाया जाता है और पार्श्व दृश्य भी बनाया जाता है। ठीक है, जब आकृतियां जटिल होती है तब। लेकिन किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम जो है 2 दृश्य बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं गैर सममिति लाइन। क्या बोलते हैं उसे? हम गैर सममिति लाइन बोलते हैं। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति तल के समानांतर नहीं होती उन्हें गैर सममिति लाइनें हम कहते हैं, तथा जो लाइन सममिति तल के समानांतर होती है उन्हें सममिति लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सममितीय लाइन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं। दोस्तों एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं ये किस में दिखाए जाते हैं? तो ये सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। किसके साथ? सेक्शन लाइनिंग के साथ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। किसके साथ? सेक्शन लाइनिंग के साथ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से डैश बनती है। दोस्तों मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि जो है ना ये वस्तु के आकार से कैसी बनती है? तो छोटी बनती है। दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब या छवि वस्तु के आकार से छोटा तथा उल्टा बनता है। मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस होता है जो कि कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति दृश्य है। दोस्तों सममिति दृश्य जो होता है ना ये एक 3D दृश्य है। कौन सा? 3D दृश्य कहलाता है सममिति दृश्य। सममिति दृश्य एक 3D दृश्य है क्योंकि इसमें वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ दर्शाई जाती है। एक दृश्य में वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई 36 से 30 डिग्री कोण पर तथा ऊंचाई को 36 के लंबवत बनाया जाता है। इस दृश्य में क्या किया जाता है? वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई को 36 से 30 डिग्री के कोण पर तथा ऊंचाई को जो है 36 के लंबवत बनाया जाता है। किसमें? सममितीय दृश्य में। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो कौन सा व्यू है जिसमें घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ट्राइमेट्रिक व्यू। ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस जो है ये प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। दोस्तों ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें तो मैं इसमें घन के तीनों फेस जो है प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं और डायमेट्रिक व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं डायमेट्रिक व्यू। डायमेट्रिक व्यू में घन के 2 फेस जो है ये प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। दोस्तों डायमेट्रिक व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं और डायमेट्रिक व्यू में 2 फेस 36 के साथ समान कोण बनाता है तथा तीसरा 36 के साथ समान कोण नहीं बनता है। ठीक है, किसमें? डायमेट्रिक व्यू में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। तो घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, ये है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस जो है ये प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। अतः चित्र से देखेंगे तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा। ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा के, तो अतः तीनों फेस जो है प्लेन के साथ समान कोण बना रहे हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? दोस्तों वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो ऊपरी दृश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरी दृश्य कहलाता है। वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य ऊपरी दृश्य या अनुविक्षेप प्लेन कहलाता है। सामने से देखने पर सम्मुख दृश्य या उत्सेद इसे हम बोलते हैं और पार्श्व से देखने पर पार्श्व दृश्य या अंत्य दृश्य इसे हम बोलते हैं। तो सभी आपको याद रखना है, सामने से देखने पर सम्मुख दृश्य या उत्सेद, पार्श्व से देखने पर पार्श्व दृश्य या अंत्य दृश्य कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। दोस्तों एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को जो है ना
कैसे चित्रांकित किया जाना चाहिए, तो अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर चित्रांकित किया जाना चाहिए एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलो और अबो द फ्रंट व्यू। ठीक है, किसी वस्तु का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के नीचे तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य जो है सम्मुख दृश्य के ऊपर बनाया जाता है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में क्या होता है, शीर्ष दृश्य और सम्मुख दृश्य, जो शीर्ष दृश्य होता है वो सम्मुख दृश्य के नीचे बनाया जाता है, तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य जो होता है ये सम्मुख दृश्य के क्या बनाया जाता है, ऊपर बनाया जाता है। किसमें, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं। दोस्तों, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उत्तछेद। क्या बोलते हैं, उत्तछेद बोलते हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप में ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप उत्तछेद एलिवेशन, और क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप को हम बोलते हैं अनुविक्षेप मतलब प्लेन, तथा पार्श्व तल पर प्राप्त प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व दृश्य बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन आपस में जिस रेखा पर काटते हैं डैश कहते हैं, तो उस रेखा को हम बोलते हैं दोस्तों संदर्भ रेखा। दोस्तों, क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन आपस में जिस रेखा पर काटते हैं वह संदर्भ रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस रेखा को हम एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप होगा। दोस्तों, यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा है तो ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप जो होगा वो क्या होगा, एक आयत होगा। दोस्तों, ये हमारा प्लेन मान लेते हैं, ये दो प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पे हमारा देखिए आधार जो है ये बेलन है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा हमारा बेलन रखा हुआ है। तो दोस्तों, वर्टिकल प्लेन में जब हम यहाँ से देखेंगे, सामने से जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या आकृति प्राप्त होगी, एक आयत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इसका एक हमको आयत प्राप्त होगा। और टॉप से देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो टॉप से देखने पे हमको एक वृत्त प्राप्त होगा या गोला प्राप्त होगा, वृत्त बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल प्लेन में तरफ सामने से देखेंगे तो क्या बनेगा, आयत प्राप्त होगा, प्रक्षेप क्या प्राप्त होगा, आयत। ऊपर से देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण है। दोस्तों, चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण जो होता है ये एक त्रिआयामी प्रक्षेपण होता है। कौन सा, त्रिआयामी। चित्रीय प्रक्षेप एक त्रिआयामी प्रक्षेपण विधि है जो वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई तथा गहराई को इंगित करने वाले तीन मुख्य पटल को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो जीएल पर सदैव उसका बनता है। दोस्तों, यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो जीएल पर उसका क्या बनेगा, तो जीएल पर उसका ग्राउंड लाइन पे क्या बनेगा, ग्राउंड लाइन पे उसका हमेशा बनेगा उत्तछेद। क्या बनेगा, उत्तछेद बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा ही भूमि रेखा का कार्य करती है, जबकि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा से नीचे उचित दूरी पर भूमि रेखा मतलब ग्राउंड लाइन अलग से खींची जाती है। कोई भी बिंदु या वस्तु यदि भूमि रेखा ग्राउंड लाइन पर स्थित हो तो भूमि रेखा पर हमेशा उसका क्या प्राप्त होगा, उत्तछेद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उत्तछेद प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं जो है ना ये कहलाती है हमारी प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती है, प्रोजेक्टर्स कहलाती है। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं प्रोजेक्टर्स कहलाती है। प्रोजेक्टर्स जो है किसी वस्तु के सतह के बाह्य बिंदुओं से प्रक्षेप तल तक जाने वाली दृष्टि किरणें अथवा रेखाएं होती है। वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है प्रक्षेप तल मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। दोस्तों, एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा हम क्या कहलाती है, तो ये प्रोजेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोजेक्टर कहलाती है। किसी बिंदु के अग्र व शीर्ष दृश्य को मिलाने वाली रेखा प्रक्षेपी या प्रक्षेप रेखाएं कहलाती है। एक्स वाई रेखा संदर्भ रेखा कहलाता है, और एचपी व वीपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन व वर्टिकल प्लेन मुख्य तल कहलाते हैं। प्रक्षेपी या प्रोजेक्टर रेखा हमेशा ही मुख्य तलों के कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें देखिए सब दिया गया है कैसे। ये देखिए ये हमारा टॉप व्यू है, ये प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्टर है, जो किससे प्रोजेक्टर किसे बोलते हैं, एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को, अग्र और शीर्ष अवलोकन को मिलाने वाली रेखा जो है, ये जो रेखा है ये क्या है, प्रोजेक्टर मतलब प्रक्षेपी रेखा है। ठीक है, ये हमारी संदर्भ रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, हमारी संदर्भ रेखा। और ये भी क्या हो जाएगी, हमारी प्रक्षेपी रेखा मतलब प्रोजेक्टर रेखा हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि यह मुख्य समतल के प्रक्षेप मतलब सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल के समानांतर है, तो चित्रित वस्तु की कितनी सामान्य सतह है। दोस्तों ये जो चित्रित वस्तु है इसमें कितनी सामान्य सतह है, तो दोस्तों 6 जो है, 6 वस्तु जो 6 है ये चित्रित सतह की सामान्य सतह हो जाएगी। कितनी, 6 सतह। ठीक है, यदि सामान्य सतह का प्रक्षेप मुख्य समतल मतलब ऊर्ध्वाधर समतल, वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज समतल, हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल समतल के समानांतर है, तो इस वस्तु की 6 सामान्य सतह होगी। कितनी, 6 सामान्य सतह हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है। दोस्तों समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का जो अनुपात होता है वो होता है 0.816। क्या होता है, 0.816 होता है। समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात 0.816 होता है। नोट में आपको याद रखना है, समपरिमाण प्रक्षेप में समपरिमाण लंबाइयां ली जाती है, जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। समपरिमाण प्रक्षेप में क्या लिया जाता है, समपरिमाण लंबाइयां ली जाती है, जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। इसको नोट में आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है। तो किस प्रक्षेप में एक तल जो है क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, तो वो है हमारा संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप में एक तल जो है क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है। दोस्तों परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन जो है ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर। परोक्ष प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप के अंतर्गत आता है। इसकी घटती लाइन जो है ये 45 डिग्री के कोण पर कैसी होती है, झुकी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, तो उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत होता है तथा दूसरे तल के समानांतर होता है, तो उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए जो है 2 स्टेज की आवश्यकता होती है। कितने स्टेज की, 2 स्टेज की। यदि कोई ठोस की अक्ष किसी एक संदर्भ तल से किसी कोण पर झुकी हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, तो उसके प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए 2 स्टेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ठोस की अक्ष जिस तल से झुकी है उसके लंबवत मानकर ठोस के प्रक्षेप खींचते हैं तथा जिस तल से अक्ष समानांतर है उस तल में आधार के प्रक्षेप खींचते हैं, और फिर ठोस की अक्ष को उस तल से झुकाकर जिस तल से वह झुकी हुई है अभिष्ट प्रक्षेप हम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 mm ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 mm नीचे है, यह बिंदु है। तो दोस्तों यह बिंदु जो है ये हो जाएगा 40 mm अबोव इन HP। क्या होगा, 40 mm अबोव इन HP। यदि किसी बिंदु का उत्छेद उन्नयन संदर्भ रेखा से 40 mm ऊपर तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 mm नीचे हो, तो यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा तथा वर्टिकल प्लेन से सामने 50 mm दूरी पर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 40 mm की दूरी पर स्थित होगा। अगर वर्टिकल प्लेन से पूछता तो वर्टिकल प्लेन से सामने 50 mm की दूरी पर होता, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पूछता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 40 mm की दूरी पर। तो यहाँ बी दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 40 mm की दूरी पर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त हो और दूसरा रेखा प्राप्त हो। तो दोस्तों इसे हम रखेंगे वर्टिकल प्लेन के लंबवत और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई। यदि हम किसी वृत्त को वर्टिकल प्लेन के लंबवत और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ रखते हैं तो उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त होगा और दूसरा क्या प्राप्त होगा, रेखा प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, किसी वृत्त को यदि वर्टिकल प्लेन के लंबवत और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका कर रखा जाए तो इसके अनुविक्षेप में एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, जबकि इसके सम्मुख दृश्य में एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों।
एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्राम कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। आधार का एक सिरा वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री पर अवनत है। सम्मुख दृश्य में अदृश्य रेखाओं की संख्या प्रतीत होगी। दोस्तों, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्राम कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। आधार का एक सिरा जो है वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री पर अवनत है। सम्मुख दृश्य में अदृश्य रेखाओं की संख्या प्रतीत होगी कितनी? तो एक प्रतीत होगी। कितनी प्रतीत होगी? एक प्रतीत होगी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में सम्मुख दृश्य में केवल एक अदृश्य रेखा तथा शीर्ष दृश्य में 4 अदृश्य रेखा प्रतीत होगी। कितनी? सम्मुख दृश्य मतलब सामने से देखने में एक अदृश्य रेखा दिखाई देगी और टॉप से देखने में 4 अदृश्य रेखा दिखाई देगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पंचभुजी प्रिज्म जिसके सिरे वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा आधार वर्टिकल प्लेन के समांतर है, इसके आयताकार फलक हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हो तो इनके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य के प्रक्षेप होंगे। दोस्तों, एक पंचभुजी प्रिज्म जिसके सिरे वर्टिकल प्लेन के लंबवत तथा आधार वर्टिकल प्लेन के समांतर है, इसके आयताकार फलक हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हो तो इनके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य के प्रक्षेप जो होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर बी वाले। जो बी वाला दिख रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी ठोस की अक्ष वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के डैश होगी। दोस्तों, जब किसी ठोस की अक्ष वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसी होगी? तो समानांतर होगी। कैसी होगी? समानांतर। किसी ठोस का अक्ष यदि वर्टिकल प्लेन के लंबवत हो तो वह हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर होगा तथा उस ठोस का अनुप्रस्थ काट वर्टिकल प्लेन के क्या होगा? समानांतर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? दोस्तों, किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम जो है 2 दृश्य बताने पड़ते हैं। कितने दृश्य? 2 दृश्य। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम 2 दृश्य ऊपरी दृश्य और सम्मुख दृश्य बनाया जाता है, जबकि आकृति जटिल होने के कारण उनके 3 दृश्य बनाए जाते हैं, ऊपरी दृश्य, सम्मुख दृश्य और पार्श्व दृश्य। जब आकृति जटिल होती है तब 3 दृश्य बनाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन सी है? दोस्तों, प्रक्षेप बनाने की विधियां कौन कौन सी है? तो लंबकोणीय प्रक्षेप और चित्रीय प्रक्षेप, ये दोनों ही विधियां क्या है? प्रक्षेप बनाने की विधियां है। आरेखन के द्वारा कागज या स्क्रीन प्लेस पर किसी वस्तु की प्रस्तुति ही प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप और एक होता है हमारा चित्रीय प्रक्षेप। जो लंबकोणीय प्रक्षेप होता है दोस्तों, एक 2D प्रक्षेप है, जबकि चित्रीय प्रक्षेप जो है एक 3D प्रक्षेप है। लंबकोणीय प्रक्षेप कैसा होता है? 2D होता है। और चित्रीय प्रक्षेप कैसा होता है? पिक्टोरियल व्यू। ये होता है 3D प्रक्षेप, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा? दोस्तों, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका जो दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा वो होगा हमारा शीर्ष दृश्य, मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू जो होगा ना, ये एक्स वाई के क्या होगा? समानांतर होगा। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समानांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका शीर्ष दृश्य जो होगा वो एक्स वाई के क्या होगा? समानांतर होगा, जो कि एक सीधी रेखा होगी। इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा, मतलब रेखा जितने कोण से झुकी हुई है वही प्राप्त होगी। इसमें सामने से देखने पे सम्मुख दृश्य में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के 3 दृश्यों में कुछ ऊर्ध्वाधर तथा अक्षीय सतह है, वस्तु में कितनी क्षैतिज सतह है? दोस्तों, वस्तु में जो है 3 क्षैतिज सतह है। कितनी? 3 क्षैतिज सतह है। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? 1, 2 और ये 3 जो है, ये 3 क्षैतिज सतह हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, दिए गए चित्र में 3 क्षैतिज सतह है और 4 कैसी है? ऊर्ध्वाधर सतह है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न ठोस को दिए गए सम्मुख और पार्श्व दृश्य से पहचानें। दोस्तों, ये जो दिया गया है ठोस, इनके सम्मुख और पार्श्व दृश्य को हमको पहचाना है। फ्रंट व्यू ये हमारा, साइड व्यू है। तो जब दोनों तरफ से हम देखेंगे दोस्तों तो हमको ऑप्शन बी वाला जो है ये नजर आएगा। तो बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र में बना प्रक्षेप एक ठोस गोले का है क्योंकि गोले का पार्श्व दृश्य या सम्मुख दृश्य या ऊपरी दृश्य तीनों एक जैसे ही एक वृत्त का रूप में प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। तो दोस्तों, वास्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में कई जो है
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर सतह है ये हमको बताना है। दोस्तों देखिए, ये एक सतह हो जाएगी, ये दूसरी सतह हो जाएगी। अब एक के पीछे भी एक सतह होगी, उसे हम तीसरी मान लेते हैं। दो के पीछे भी होगी तो चौथी हो जाएगी, और ये हो जाएगी पांचवी, और ये हो जाएगी छठवीं, ये हो जाएगी सातवीं, और ये हो जाएगी आठवीं। मतलब 8 जो है ऊर्ध्वाधर सतह है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में कुल 8 ऊर्ध्वाधर सतह है, जिसमें 6 ऊर्ध्वाधर सतह को दिखाया गया है। एक ऊर्ध्वाधर सतह संख्या 5 के पीछे, मतलब मान लेते 5 के पीछे भी दी गई है। आपको तो हमने बता दिया सब कुछ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य कितना कोण होता है? दोस्तों सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य 120 डिग्री कोण होता है। कितने डिग्री? 120 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति दृश्य में किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों सममिति दृश्य जो है ये सममितीय जो दृश्य होता है ये वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? वास्तविक मापनी के द्वारा। सममितीय दृश्य जो है ये वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है क्या कहलाता है? दोस्तों किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है ये कहलाता है हमारा साइड एलिवेशन। क्या कहलाता है? साइड एलिवेशन कहलाता है। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्व तल पर बनता है साइड एलिवेशन कहलाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शंकु को प्रोफाइल तल के समानांतर अनुभागी तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को देखा जा सकता है। तो दोस्तों एक शंकु को प्रोफाइल तल के समानांतर अनुभागी तल द्वारा विभाजित किया जाता है, तो इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को जो है ना पार्श्व अवलोकन के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा? साइड व्यू के द्वारा। एक शंकु को यदि वर्टिकल प्लेन के समानांतर या प्रोफाइल तल के समानांतर प्लेन से काटा जाए तो इसका अनुभाग का वास्तविक आकार पार्श्व अवलोकन द्वारा ही प्राप्त होगा। किसके द्वारा? साइड व्यू के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेज होता है। दोस्तों तिर्यक प्रक्षेप में एक फेज जो होता है ये प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के समानांतर होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के समानांतर होता है तिर्यक प्रक्षेप में एक फेज। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेज प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, अर्थात इसकी एक सतह हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत तथा वर्टिकल प्लेन के कैसी होती है? समानांतर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में सममिति तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो किसमें सममिति तल जो है 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो सममिति प्रक्षेप में। सममिति प्रक्षेप में सममिति तल जो है 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। सममिति प्रक्षेप में सममिति तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। वह प्रक्षेप जो कि एक ही तल में वस्तु की तीनों विमाओं को प्रदर्शित कर दे तथा एक ही दृश्य में वस्तु का पूर्ण विवरण दे चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। समपरिमाण या सममिति प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप का एक क्या है? प्रकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप के लक्षण। दोस्तों सममिति प्रक्षेप के लक्षण क्या होते हैं? तो सममिति प्रक्षेप जो होता है ना एक 3D प्रक्षेप होता है। कौन सा? 3D प्रक्षेप। दोस्तों सममिति प्रक्षेप एक 3D प्रक्षेप है क्योंकि इस प्रक्षेप में वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ प्रदर्शित होती है और एक ही दृश्य का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। और लंबकोणीय प्रक्षेप कैसा है? तो एक 2D प्रक्षेपण विधि है लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संदर्भ प्रक्षेप 36 से कितनी डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? दोस्तों संदर्भ प्रक्षेप जो है ये 36 से जो है 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। कितने? 45 डिग्री के कोण पर। संदर्भ प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप का ही एक प्रकार है। यह प्रक्षेप सामान्यतः 36 से 45 डिग्री कोण पर बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है? दोस्तों तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण जो होता है इसमें से 30, 45 या 60 इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों तिर्यक प्रक्षेप जो है यदि किसी वस्तु का एक फलक प्रक्षेप तल के समानांतर रखा जाए तथा प्रक्षेप तल पर प्रक्षेपी 90 डिग्री से कम किसी भी कोण पर, मतलब 90 डिग्री से कम किसी भी कोण पर, मतलब 30 हो गया, 45, 60 पर मिले तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। केविलियर प्रक्षेप की बात करें, कैबिनेट प्रक्षेप की बात करें या क्लिग्नोग्राफ प्रक्षेप इसी के अंतर्गत आते हैं। तीनों ही जो है केविलियर हो गया, कैबिनेट हो गया, क्लिग्नोग्राफ हो गया, ये सभी जो है तिर्यक प्रक्षेप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैविलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेज की
लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में क्या अनुपात होता है? दोस्तों कैविलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइन की लंबाई में जो अनुपात होता है वो होता है 1:1। कितना अनुपात होता है? 1:1 का अनुपात होता है। दोस्तों कैविलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस व लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में अनुपात जो होता है वो 1:1 का अनुपात होता है। कैविलियर प्रोजेक्शन में वस्तु के प्रक्षेप तल के समांतर फलक की वास्तविक आकृति दिखाई देती है। जो कैविलियर प्रोजेक्शन होता है इसमें वस्तु के प्रक्षेप तल के समांतर ही फलक की वास्तविक आकृति हमें दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में क्या अनुपात होता है? दोस्तों कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइन की लंबाई में जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। क्या होता है? 2:1 होता है। यदि प्रोजेक्टर्स प्रक्षेप तल पर इस प्रकार आनत मिले कि प्राप्त प्रक्षेप कैविलियर प्रोजेक्शन की अपेक्षा आधी गहराई दिखाई दे तो इस स्थिति में प्राप्त प्रक्षेप कैबिनेट प्रक्षेप कहलाता है। कैबिनेट प्रक्षेप में मुख्य फलक की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में अनुपात जो होता है वो होता है 2:1 का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? दोस्तों तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग जो होती है ये होती है चित्रीय प्रक्षेप। क्या होती है? चित्रीय प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप या तिर्यक ड्राइंग एक चित्रीय प्रक्षेप है। सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली कुछ सचित्रीय ड्राइंग्स निम्नलिखित है। दोस्तों ये है हमारी परिप्रेक्ष्य दृश्य मतलब पर्सपेक्टिव व्यू, ये है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू मतलब समपरिमाण दृश्य, और ये है हमारा तिर्यक दृश्य मतलब ऑब्लिक व्यू। ठीक है, ये तीनों आकृति उसी की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। दोस्तों तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव जो है कैसे बताया जाता है? तो सम्मुख दृश्य के बाई ओर बताया जाता है। कहाँ? लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव सम्मुख दृश्य के बाई ओर बताया जाता है, और प्रथम कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य जो है सदैव सम्मुख दृश्य के दाई ओर बताया जाता है। तृतीय में कहा? बाई ओर, और प्रथम में कहा? दाई ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत है तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है। दोस्तों यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर झुकी हुई है तो उसकी वास्तविक लंबाई जो दृष्टिगत होगी वो कौन से दृश्य में होगी? वो होगी हमारी ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू में। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से किसी कोण पर झुकी है तो उस रेखा की वास्तविक लंबाई ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू में होगी। सम्मुख दृश्य में इस रेखा से छोटा इसका प्रक्षेप एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगा। यदि हम सामने से देखेंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी और वो वास्तविक लंबाई से छोटी प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में एक समपरिमाण दृश्य उपस्थित होता है। दोस्तों एक समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में एक समपरिमाण दृश्य जो है ये बड़े आकार में उपस्थित होता है, मतलब बड़े दृश्य में उपस्थित होता है। समपरिमाण प्रक्षेप में विमाओं की समपरिमाण लंबाइयां ली जाती है, जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। समपरिमाण प्रक्षेप में क्या ली जाती है? समपरिमाण लंबाइयां, और समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। इसी कारण समपरिमाण दृश्य समपरिमाण प्रक्षेप का लगभग 22.5% गुना बड़ा होता है, लेकिन सभी अनुपात तथा चित्रित मान समपरिमाण के समान ही रहता है। समपरिमाण दृश्य समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में खींचना ज्यादा सरल है। इसे मुक्त हस्त द्वारा भी खींचा जा सकता है। किसे? समपरिमाण दृश्य को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य XY रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है। प्रक्षेप डैश में खींचे जाते हैं। दोस्तों तृतीय कोण प्रक्षेपण में जो होता है ना वो सम्मुख दृश्य जो होता है ये XY रेखा के क्रमशः नीचे होता है, और ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू जो होता है वो XY रेखा के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो तृतीय कोण प्रक्षेपण में आपको याद रखना है। दोस्तों प्रक्षेपण के दौरान सम्मुख दृश्य हमेशा ऊर्ध्वाधर तल में तथा ऊपरी दृश्य हमेशा क्षैतिज तल में प्राप्त होता है। यदि सम्मुख दृश्य XY के नीचे तथा ऊपरी दृश्य XY संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो कोई वस्तु या रेखा हमेशा तृतीय कोण में क्या होगी? स्थित होगी। प्रथम कोण में क्या होता है दोस्तों? प्रथम कोण में जो सम्मुख दृश्य होता है वो ऊपर होता है, और टॉप व्यू कहाँ होता है? नीचे की ओर बनता है। सम्मुख दृश्य में क्या होता है?
फ्रंट व्यू ऊपर की ओर बनता है, टॉप व्यू नीचे की ओर बनता है एक्स वाई रेखा के। द्वितीय कोण में क्या होता है, सम्मुख दृश्य और टॉप व्यू दोनों ही क्या होते हैं, एक्स वाई रेखा के ऊपर बनते हैं। तृतीय कोण में क्या होता है, तृतीय कोण में क्या होता है, तृतीय कोण में टॉप व्यू ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे की ओर बनता है। और चतुर्थ कोण में क्या बनता है, चतुर्थ कोण में जो होता है दोनों ही दृश्य टॉप व्यू और शीर्ष दृश्य, टॉप व्यू और सम्मुख दृश्य दोनों ही कहाँ बनते हैं, संदर्भ रेखा के नीचे बनते हैं। तो सभी आप याद रख लोगे। प्रथम में क्या बनता है, टॉप फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है प्रथम कोण में। द्वितीय कोण में क्या होता है, दोनों ही ऊपर की ओर बनते हैं संदर्भ रेखा के, ठीक है, दोनों ही ऊपर की ओर बनते हैं। और तृतीय कोण में क्या होता है, तृतीय कोण में होता है दोस्तों टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे की ओर। और चतुर्थ कोण में क्या होता है, दोनों ही कहाँ बनते हैं, संदर्भ रेखा के नीचे बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त को शीर्ष अवलोकन तथा अग्र तथा पार्श्व दृश्य से निरूपित किया गया है। यदि इन सभी अवलोकन को सममिति दृष्टिकोण में स्थान में परिवर्तित कर दिया जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों यदि इन सभी अवलोकन को सममिति में दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया जाए तब क्या होगा, तो तब होगा दोस्तों ना तो शीर्ष दृष्टिकोण और ना ही सम्मुख या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे। यदि एक वृत्त को शीर्ष अवलोकन, दृष्टि, अग्र तथा पार्श्व दृश्य से निरूपित किया गया है और यदि इन सभी अवलोकन को सममिति दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया जाए तो ना तो शीर्ष दृष्टिकोण और ना ही सम्मुख या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वृत्त का लंब कोणीय प्रक्षेप का ऊपरी दृश्य, सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य कभी भी सममिति दृश्य के समान नहीं होगा। सममिति दृश्य में वृत्त का केवल एक ही प्रक्षेप खींचा जाता है और सममिति दृश्य में वृत्त का प्रक्षेप एक दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। ठीक है, एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममिति दृश्य में दिखाई देते हैं। दोस्तों एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे जो है ये सममिति दृश्य में ऊर्ध्वाधर ही दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, ऊर्ध्वाधर दिखाई देते हैं। दोस्तों एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममिति दृश्य में ऊर्ध्वाधर दिखाई देते हैं। जैसे 1, 2 व 3 किनारे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सममिति प्रक्षेप में किसी वस्तु का प्रक्षेप 3 विमीय प्राप्त होता है, मतलब 3D प्राप्त होता है। बात करें सममिति प्रक्षेप में वस्तु का 3D त्रिविमीय प्रक्षेप प्राप्त किया जाता है। लंबकोणीय प्रक्षेप तो ये वस्तु का द्विविमीय प्रक्षेप प्राप्त होता है, किसमें, लंबकोणीय प्रक्षेप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार तल जो है HP पर रुका हुआ है, जिसका तल HP पर लेटा हुआ है। इसका सम्मुख दृश्य डैश की तरह दिखेगा। दोस्तों एक वर्गाकार तल जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रुका हुआ है, जिसका तल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कैसा है, लेटा हुआ है। इसका सम्मुख दृश्य किसकी तरह दिखेगा, तो एक सीधी रेखा की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा, एक सीधी रेखा की तरह। एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है और जिसका एक तल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लेटा हुआ है। इसके सम्मुख दृश्य में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी तथा इसके अनुविक्षेप में वर्ग के साइज के बराबर एक वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सममिति पैमाने में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कोण होता है। दोस्तों एक सममिति आइसोमेट्रिक स्केल में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कोण जो होता है वो होता है 15 डिग्री का। कितना होता है, 15 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप को सामान्यतः डैश सामान्य अक्षों के साथ खींचा जाता है। दोस्तों सममिति प्रक्षेप को सामान्यतः जो है ना 3 सम अक्ष के साथ खींचा जाता है। किसके साथ, 3 सम अक्ष के साथ। सममिति प्रक्षेपों को सामान्यतः 3 सम अक्षों के साथ खींचा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई डैश में देखा जा सकेगा। दोस्तों यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई जो है ना हम देखेंगे टॉप व्यू में। कहाँ देख सकते हैं, टॉप व्यू में। यदि रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी कोण पर झुकी हो तो उस रेखा की वास्तविक लंबाई ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू में प्राप्त होगी। यदि रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी है तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई हमको प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा।
दोस्तों यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों सीधी रेखाएं हो तो क्या होगा, तो दोनों ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों तलों के क्या होगी, ये लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सममिति प्रक्षेपण होता है। दोस्तों एक सममिति प्रक्षेपण जो होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है, ये होता है 3D में देखने के लिए। किसमें देखने के लिए? 3D में देखने के लिए। सममिति प्रक्षेपण में किसी वस्तु के पूर्ण जानकारी के लिए केवल एक दृश्य की आवश्यकता होती है, जिसमें वस्तु का तीनों विमाओं मतलब लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई या गहराई को दिखाया जाता है। इसे 3D प्रक्षेप 3D प्रोजेक्शन कहते हैं। जबकि लंबकोणीय प्रक्षेपण में किसी वस्तु के पूर्ण जानकारी के लिए कम से कम दो दृश्य की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? सम्मुख दृश्य और टॉप व्यू की। इसे 2D प्रक्षेप प्रोजेक्शन हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः रेखांकित किया जाता है। दोस्तों समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः रेखांकित या बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों चतुर्थ केंद्रक विधि के द्वारा। किसके द्वारा? चतुर्थ केंद्रक विधि के द्वारा। सममिति प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा बनाया जाता है। सममिति प्रक्षेप में दोनों संदर्भ तलों के बीच का कोण 120 डिग्री तथा 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। सममिति प्रक्षेपण विधि द्वारा किसी वस्तु की पूर्ण विमी जानकारी के लिए केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य क्या होगा? दोस्तों यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका एक अग्र दृश्य का होगा। तो अग्र दृश्य जो होगा संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा तथा वास्तविक लंबाई का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि एक रेखा का ऊपरी दृश्य एक बिंदु हो तो यह रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी तथा इसका सम्मुख दृश्य जो है ऊर्ध्वाधर तल पर रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्रक्षेप रेखा प्राप्त होगा। यह रेखा संदर्भ तल के कैसी होगी? तो लंबवत होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटे असममित असिमेट्रिक वस्तु सामान्यतः दर्शाई जाती है। दोस्तों मोटे असममित वस्तु सामान्यतः जो है ना 3 दृश्यों में दर्शाई जाती है। किसमें? 3 दृश्यों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है डैश कहलाता है। तो समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है ये कहलाता है हमारा अष्टफलकी समतल। क्या कहलाता है? अष्टफलकी समतल कहलाता है। समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका होता है उसे अष्टफलकी समतल हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टफलकी समतल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वर्गाकार तल को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति डैश में देखी जाती है। दोस्तों यदि एक वर्गाकार तल को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति जो है प्रोफाइल तल में देखी जाती है। किसमें? प्रोफाइल तल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक रेखा की अग्र अवलोकन XY के समानांतर है इसकी सही लंबाई परिलक्षित होती है। दोस्तों यदि एक रेखा अग्र अवलोकन XY के समानांतर है तो इसकी सही लंबाई जो परिलक्षित होती है वो हमें शीर्ष अवलोकन में परिलक्षित होती है। किसमें? शीर्ष अवलोकन में। यदि कोई रेखा HP के समांतर तथा वर्टिकल प्लेन के किसी कोण पर स्थित हो तो प्रक्षेप बनाने पर इस रेखा का सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के समांतर प्राप्त होगा। जबकि वर्टिकल प्लेन से झुके होने की स्थिति में इस रेखा की वास्तविक लंबाई शीर्ष दृश्य में हमको प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिकोण प्रक्षेपण प्रणाली में वस्तु तली प्रक्षेपण एवं प्रेक्षक के सापेक्ष स्थितियां होती है। दोस्तों प्रतिकोण प्रक्षेपण प्रणाली में वस्तु तली प्रक्षेपण एवं प्रेक्षक के सापेक्ष स्थितियां जो होती है वो क्या होती है? तो प्रक्षेपण तल जो होता है दोनों के मध्य स्थापित होता है। प्रक्षेपण तल क्या होता है? दोनों के मध्य स्थापित होता है प्रतिकोण प्रक्षेपण प्रणाली में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को HP के नीचे व VP के पीछे रखा जाए तो वस्तु किस कोण में स्थित होगी? दोस्तों लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को HP के नीचे व VP के पीछे रखा जाए तो वस्तु जो होगी किस कोण में होगी? तो ये होगा तृतीयकोण प्रक्षेपण। तृतीयकोण प्रक्षेपण में जो वस्तु होती है वो HP के नीचे होती है और VP के कैसी होती है? पीछे होती है। प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। द्वितीय कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। तृतीय कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के नीचे तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। और चतुर्थ कोण प्रक्षेप में वस्तु जो होती है HP के नीचे होती है और वर्टिकल प्लेन के कैसी होती है? सामने होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर अवनत होते हैं कहलाते हैं।
तो दोस्तों ऐसे तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर अवनत होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे तिर्यक तल। क्या कहलाते हैं? तिर्यक तल कहलाते हैं। ठीक है, तो वह तल जो दोनों मुख्य तलों से लंबवत न होकर किसी अन्य कोण पर अवनत हो, तिर्यक तल कहलाता है। यदि तल एचपी व वीपी दोनों से लंबवत हो तो उसे प्रोफाइल तल या सहायक ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। और इस तल पर वस्तु का पार्श्व दृश्य हमको प्राप्त होता है। कौन सा दृश्य प्राप्त होता है? पार्श्व दृश्य प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी? दोस्तों ये हमको लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तल के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी, तो बताइए कौन से तल में दोनों ही दृश्य मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर होते हैं? तो ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में दोनों ही दृश्य कहाँ होते हैं? एक्स वाई रेखा के ऊपर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी? दोस्तों बताइए कौन से प्रक्षेपण में दोनों ही दृश्य एक्स वाई रेखा के नीचे प्राप्त होते हैं? तो ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में दोनों ही दृश्य जो होते हैं वो एक्स वाई रेखा के नीचे प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों सही उत्तर हमको चुनना है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों जब भी HP पर तथा VP के समक्ष बोले तो HP पर VP के समक्ष हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ये हो जाएगा पहला वाला। ये पहला वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? पहले से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HP पर तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो HP पर तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे ये हो जाएगा दूसरे से कनेक्ट। VP पर तथा HP के ऊपर, तो VP पर तथा HP के ऊपर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये भी हमारा दूसरे से ही कनेक्ट हो जाएगा। VP पर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, तो VP पर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे जो है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? D वाला। ये D वाला हो जाएगा हमारा 1 से कनेक्ट। किससे कनेक्ट हो जाएगा? 1 से। तो पहले का 1, B का दूसरा, C का दूसरा और D का पहला, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो संभवतः कहाँ स्थित होती है? दोस्तों एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो, ये कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है A तथा B दोनों। कहाँ पर? प्रथम चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में। कहाँ होती है? प्रथम चतुर्थांश में तथा दूसरे चतुर्थांश में। A और B दोनों हो जाएगा। दोस्तों यदि बिंदु का उत्सेद उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर प्राप्त हो तो वह बिंदु HP के ऊपर स्थित होगा या प्रथम या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बिंदु HP से नीचे है तो इसका उत्सेद एलिवेशन XY रेखा से होता है। दोस्तों यदि एक बिंदु HP से नीचे होता है तो इसका उत्सेद मतलब एलिवेशन जो होगा वो XY रेखा से क्या होगा? नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, तृतीय कोण प्रक्षेप होने पर यदि कोई बिंदु HP के नीचे हो तो वह VP के पीछे होगा तथा चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप में होने पर भी वह बिंदु HP से नीचे लेकिन VP के क्या होगा? सामने होगा। दोनों ही स्थिति में उस बिंदु का उत्सेद एलिवेशन जो होगा वो संदर्भ रेखा के नीचे होगा, जबकि अनुविक्षेप जो होगा वो XY के नीचे या ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर हमको चुनना है। दोस्तों रेखा HP तथा VP दोनों के समांतर होती है। तो दोस्तों यदि रेखा HP तथा VP दोनों के समांतर होती है तो क्या होता है बताइए। तो यदि रेखा HP और VP दोनों के समांतर होती है तो ना तो ST और ना ही VT का अस्तित्व होता है। तो पहले का किससे कनेक्ट हो जाएगा? चौथे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेखा HP के समांतर हो और VP के अभिलंब होती है तो क्या होता है? दोस्तों यदि रेखा HP के समांतर होती है और वर्टिकल प्लेन के अभिलंब होती है तो क्या होता है? तो होता है दोस्तों हमारा बताइए, तो होता है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, VT का अस्तित्व होता है परंतु HT का नहीं होता है। तो दूसरा वाला तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा। रेखा HP तथा VP दोनों पर अवनत होती है तो क्या होता है? तो दोस्तों रेखा HP तथा VP दोनों पर झुकी हुई हो तो क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है दोस्तों हमारा क्या? ये होता है HT तथा VT दोनों का क्या है? अस्तित्व है। और VP के समांतर तथा HP से अवनत हो रेखा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा HT अस्तित्व में है पर VT नहीं है। तो हो जाएगा चौथा तीसरा दूसरा पहला। चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? दोस्तों जब रेखा
एचपी व वीपी दोनों के समांतर होती है तो ना तो एसटी और ना ही वीटी प्राप्त होता है। यदि रेखा एचपी के समांतर व वीपी के अभिलंब हो तो केवल वीटी प्राप्त होती है, एचटी नहीं। जब रेखा एचपी व वीपी दोनों पर झुकी हुई होती है तो एचटी वीटी दोनों प्राप्त होती है। और जब रेखा वीपी के समांतर तथा एचपी से झुकी हो तो केवल एचटी प्राप्त होती है, वीटी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप एक्स वाई रेखा से नीचे है तो वह बिंदु वीपी के क्या होगा? दोस्तों यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप एक्स वाई रेखा से नीचे है तो वह बिंदु वर्टिकल प्लेन के क्या होगा? सामने होगा। क्या होगा? सामने होगा। यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप प्लेन संदर्भ रेखा के नीचे हो तो वह बिंदु हमेशा ही वर्टिकल प्लेन के क्या होगा? सामने होगा। यदि बिंदु का अनुविक्षेप एक्स वाई के ऊपर हो तो वह बिंदु वर्टिकल प्लेन के क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह तल जो दोनों तलों मतलब एचपी तथा वीपी के लंबवत हो को कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लंब तल। क्या बोलते हैं? लंब तल बोलते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप में दो मुख्य तल एचपी व वीपी होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल होता है, तलों के लंबवत होता है। क्या होता है? जो एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल होता है जो तलों के क्या होता है? लंबवत होता है। इस तल को लंब तल या पीपीवी हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं? तो उत्सेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सेद मतलब एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप को उत्सेद कहते हैं। क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप को अनुविक्षेप प्लेन कहते हैं। और सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप को हम बोलते हैं पार्श्व दृश्य या अन्य दृश्य, मतलब साइड व्यू या फिर एंड व्यू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो तो इसका कौन सा दीप्त चिन्ह प्राप्त होगा? दोस्तों यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो जाए ना तो कोई भी दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के समांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य क्या होगा? दोस्तों यदि किसी आयत को वर्टिकल प्लेन के क्या रखा जाए? समांतर रखा जाए। कैसा रखा जाए? समांतर रखा जाए। ये हमारा आयत है जो वर्टिकल प्लेन के कैसा है? समांतर है। तो उसका सम्मुख दृश्य मतलब सामने से जो दृश्य देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो एक आयत ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आयत प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग एचपी के लंबवत और वीपी के समानांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य होगा। दोस्तों यदि कोई वर्ग हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत और वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य जो होगा वो एक रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों के लंबवत है तो इसका पार्श्व दृश्य होगा। दोस्तों यदि एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों के लंबवत है तो उसका पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू जो होगा वो एक वृत्त ही प्राप्त होगा। दोस्तों यदि एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों के लंबवत है तो इसके पार्श्व दृश्य में एक वृत्त प्रोफाइल तल पर प्राप्त होता है। इस वृत्त का सम्मुख दृश्य एवं शीर्ष दृश्य में एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, सम्मुख से देखने पर और ऊपर से देखने पर क्या होगा? एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत HP से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और VP के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य XY रेखा से झुका हुआ होगा? तो दोस्तों यदि के एक आयत HP से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो उसका जो दृश्य XY रेखा से झुका होगा वो होगा हमारा सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू जो होगा ना ये XY रेखा से झुका हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई आयत HP से थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ है और वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो उसका सम्मुख दृश्य जो होगा XY रेखा से थीटा डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक रेखा प्राप्त होगी। इस तल के अनुविक्षेप या शीर्ष दृश्य में वास्तविक आयत से कम क्षेत्रफल की एक चतुर्भुज प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो? तो किसी वृत्त को कौन सी स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग प्राप्त हो? तो ये हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वृत्त को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होता है। वृत्त का VP के समांतर और HP से झुका रखने पर इसके अनुविक्षेप में एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, जबकि इसके सम्मुख दृश्य XY में क्या होगा? रेखा से झुकी हुई एक रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग HB के समानांतर और वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो उसका HT होगा। दोस्तों यदि कोई वर्ग HP के समांतर और VP के लंबवत है तो उसका जो HT होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि कोई वर्ग HP के समांतर और VP के लंबवत है तो उसका
चिन्ह एच टी नहीं होगा, क्योंकि वर्ग क्षैतिज तल के समांतर है। इस वर्ग का अनुविच्छेद एक वर्ग के वर्ग एक इसका वर्ग इस वर्ग का अनुविच्छेद जो होगा ना वो वर्ग ही प्राप्त होगा। इस वर्ग का सम्मुख दृश्य एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि वर्ग का ऊर्ध्वाधर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वीटी प्रदर्शित करेगी, ना कि एच टी। ठीक है दोस्तों, तल जिस तल के समांतर होता है उसका कोई भी दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि वीपी के समांतर है तो वीटी प्राप्त नहीं होगा, एचपी के समांतर है तो एचटी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि एक आयत वीपी के समानांतर है तो उसका एच टी कहाँ प्राप्त होगा? दोस्तों, यदि एक आयत वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो उसका एच टी कहाँ प्राप्त होगा? तो एक्स वाई रेखा के समानांतर प्राप्त होगा। कहाँ होगा? एक्स वाई रेखा के समानांतर। दोस्तों, यदि एक आयत वर्टिकल प्लेन के समांतर है तो उसका एच टी जो होगा ना वो एक्स वाई रेखा के समानांतर प्राप्त होगा। इस आयत का शीर्ष दृश्य या अनुविच्छेद एक्स वाई रेखा के समानांतर एक रेखा प्राप्त होगा जो कि आयत का क्या होगा? एच टी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी तल दोनों संदर्भ तल के नहीं हो सकती। दोस्तों, कोई भी तल जो है ना दोनों संदर्भ तल के समानांतर नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती? समानांतर नहीं हो सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है? दोस्तों, किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक जो है ना 4 स्थितियां संभव है। कितनी? 4 स्थितियां। दोस्तों, किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक 4 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति, बिंदु क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल से कुछ निर्दिष्ट दूरियों पर स्थित हो। दूसरी, बिंदु क्षैतिज तल में स्थित हो तथा ऊर्ध्वाधर तल से कुछ दूरी पर हो। तीसरी, बिंदु क्षैतिज से कुछ दूरी पर हो तथा ऊर्ध्वाधर तल पर स्थित हो। और चौथी, बिंदु क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों में ही स्थित हो। ये 4 स्थितियां संभव होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविच्छेद कहाँ बनेगा? दोस्तों, यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविच्छेद जो बनेगा वो बनेगा एक्स वाई रेखा पर। कहाँ बनेगा? एक्स वाई रेखा पर बनेगा। दोस्तों, यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविच्छेद एक्स वाई रेखा पर प्राप्त होगा तथा इस बिंदु का सम्मुख दृश्य वीपी में एक्स वाई रेखा से कुछ दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु का अनुविच्छेद क्षैतिज तल में एक्स वाई रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की डैश से दूरी होगी। तो दोस्तों, किसी बिंदु का अनुविच्छेद क्षैतिज तल में एक्स वाई रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की दूरी किससे होगी? वीपी से दूरी होगी, मतलब वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु का प्रक्षेप एक्स वाई रेखा पर तभी प्राप्त होगा जब वह बिंदु संदर्भ तलों से होगा। दोस्तों, किसी बिंदु का प्रक्षेप एक्स वाई रेखा पर तभी प्राप्त होगा जब वह बिंदु संदर्भ तलों से क्या होगा? शून्य दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा? शून्य दूरी पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तो वह बिंदु किस तल में स्थित होगा? दोस्तों, यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू एक्स वाई रेखा पर हो तो वह बिंदु जो होगा वो स्थित होगा क्षैतिज तल में। कहाँ स्थित होगा? क्षैतिज तल में स्थित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीएल और एक्स वाई के बीच कितनी दूरी होती है? मतलब ग्राउंड लाइन और एक्स वाई के बीच की जो दूरी होती है वो होती है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जीएल और एक्स वाई के बीच की दूरी निर्धारित नहीं की गई है। इसको प्रथम कोण प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा पर ही खींचा जाता है तथा तृतीय कोण प्रक्षेप में जीएल को एक्स वाई रेखा से उचित दूरी पर, जितनी दूरी पर ड्राइंग को बनाया जा सके, खींचा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तलों पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? दोनों तलों एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य जो है ना ये एक्स वाई रेखा पर ही प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा? एक्स वाई रेखा पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के डैश होगा। दोस्तों, यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के क्या होगा? आगे होगा। कहाँ होगा? आगे होगा। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के आगे या सामने होगा। यदि यह बिंदु भूमि के ऊपर तथा वीपी के पीछे हो तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वीपी के पीछे हो तो वह बिंदु किस इस चतुर्थांश में स्थित होगा? दोस्तों, यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वीपी के पीछे है तो वह जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कहाँ पे? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एचपी में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन की स्थिति कहाँ पर होगी? दोस्तों, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित एक बिंदु का जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसका अग्र अवलोकन की स्थिति भी कहाँ पर होगी? तो ये होगी संदर्भ रेखा पर। कहाँ होगी? संदर्भ रेखा पर होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप में घन के तीनों फेस
तल के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो किस प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाते हैं? तो ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप में जो है घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाती है। तो ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाती है। डायमेट्रिक प्रक्षेप में घन के दो फेस तल से समान कोण पर झुके होते हैं। और आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ समान कोण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।